ये अब वो एक्सपेंसेस हम डिस्कस करेंगे कि अगर बिज़नेस ने एक्सपेंस कर लिया इनकर तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्लेम करना पड़ेगा। अगर बिज़नेस ने इनकर नहीं किया हम क्लेम नहीं कर रहे होंगे। तो उसको देखते हैं। इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट है और कुछ जो है सिर्फ रीड ओनली पर्सपेक्टिव पे, रीड ओनली पर्पस के लिए ही हैं। सबसे पहले हम जो बात करेंगे वो हमारे पास आएंगे, वो हमारे कहलाते हैं साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंडिचर्स। इसको हम यहाँ पे देखते हैं कि साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंडिचर्स क्या हैं और क्या नहीं है। एक आपने बुक पे जाना है और बुक के ऊपर आपका जो रेलेवेंट पेज नंबर होगा, ये चैप्टर आपका लास्ट होगा बिजनेस का, चैप्टर नंबर आप कह सकते हैं चैप्टर नंबर 12 में ये सारा कुछ गिवन होगा। तो वहाँ पे आपने इसको हाईलाइट करते जाना है। कहते हैं जी इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हाईलाइट करने वाली है कि आपने कोई भी साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंडिचर्स किए हैं वो आपको डिडक्शंस के तौर के ऊपर, मतलब आपको एक्सपेंस के तौर के ऊपर क्या हो जाएंगे, अलाउ हो जाएंगे। कब? जब वो एक्सपेंसेस आपने पाकिस्तान में इनकर किए हैं, व्हेन दीज एक्सपेंसेस आर इनकर्ड इन पाकिस्तान, फिर वो क्या हो सकते हैं, आपको अलाउ हो सकते हैं, आप उन्हें क्लेम कर सकते हैं। और ये रिसर्च जो करवा रहे हैं ये आपने किसके लिए करवानी है, ये आपने अपने बिज़नेस के लिए करवानी है। मतलब आपके बिज़नेस में ये क्या हो रहे हैं, ये इस्तेमाल हो रहे हैं। तो बिज़नेस के लिए कोई रिसर्च करवाई है और रिसर्च आपने पाकिस्तान में करवा दी है, तो जितने भी एक्सपेंसेस वगैरह होंगे आप उन्हें क्या कर सकते हैं, एक्सपेंस के तौर पर क्लेम कर सकते हैं। अब पेपर में क्या करेगा, पेपर में गिवन कर देगा कि आपने साइंटिफिक रिसर्च के ऊपर इतने एक्सपेंसेस करवा दिए हैं, बट करवाए आपने चाइना में है। अब चाइना में करवाए पाकिस्तान में नहीं करवाए तो आपको ये अलाउ नहीं होंगे। साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंसेस के ऊपर जो आपने साइंटिफिक रिसर्च करवाई है उन्हें क्लेम करने के लिए असूल क्या है कि दोज एक्सपेंसेस मस्ट बी इनकर्ड इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में होने चाहिए। आगे चलते हैं, आगे डिस्कस करते हैं कि साइंटिफिक रिसर्च से मुराद क्या है। अब ये डेफिनेशन जो है साइंटिफिक रिसर्च की ये रीड ओनली है, लेकिन अच्छी तरह रीड ओनली है। इसकी एक्सेप्शन जो है पेपर में आ सकती है। साइंटिफिक रिसर्च का मतलब है कि पाकिस्तान में जो नेचुरल साइंसेज हो गई, अप्लाइड साइंसेज हो गई, या ह्यूमन नॉलेज की बेहतरी के लिए आपको इस रिसर्च वगैरह करवा रहे हैं, वो किसका पार्ट बनती है, साइंटिफिक रिसर्च का पार्ट बन रही होती है। और साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंडिचर क्या होता है कि पाकिस्तान में आप क्या कर रहे हैं, रिसर्च वगैरह कर रहे हैं जिससे आपका बिजनेस में फ़ायदा हो रहा होगा, जिसमें आप साइंटिफिक रिसर्च को इंस्टीट्यूशन को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं या उनसे रिसर्च करवा सकते हैं। ये सारा कुछ जो है वो किस में आएगा, साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंडिचर में आ रहा होगा। अब इसके एक्सेप्शन इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन से एक्सपेंसेस साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंडिचर्स नहीं होते। ये 3 एक्सपेंसेस जो हैं वो आपने क्या करने हैं, ये 3 एक्सपेंसेस आपने याद रखने हैं। कौन कौन से? कि अगर आपने कोई डेप्रिशिएबल एसेट लिया है या कोई इंटेंजिबल एसेट लिया है, आप कहते मैंने साइंटिफिक रिसर्च के लिए लिया है, तो ये कभी एक्सपेंस पे अलाउ नहीं होगा। कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी ली है आप उसे कहते हैं, तो ये आपको अलाउ नहीं होगी। या आप कोई नेचुरल डिपॉजिट, कोई मिनरल वगैरह की एग्जिस्टेंस, लोकेशन, क्वालिटी जांचने के लिए टेस्ट कर रहे हैं, उस पर ख़र्चा कर रहे हैं, तो ये भी आपका साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंडिचर कंसिडर नहीं होगा। तो ये जो एक्सेप्शन है ये क्या रखनी है आपने, ये याद रखनी है कि ये चीज़ें जो हैं वो इसका पार्ट नहीं बनेंगी। ये चीज़ें साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंसेस का पार्ट जो है वो नहीं भर रही होगी। ये चीज़ आपने क्या रखनी है, अपने माइंड में रखनी है। और साइंटिफिक रिसर्च आप खुद भी करा सकते हैं या साइंटिफिक रिसर्च बोर्ड से भी करवा सकते हैं। उसके बाद है आपके पास दैट इज़ एम्प्लॉय ट्रेनिंग एंड फैसिलिटीज़, एम्प्लॉय ट्रेनिंग एंड फैसिलिटीज़। अब ये हम इनकम फ्रॉम सैलरी में पढ़ के आए थे। हम सैलरी में पढ़ के आए थे कि एम्प्लॉयर जो है एम्प्लॉयर को फैसिलिटेट करता है, जिसमें हमने ये पढ़ा था कि मेडिकल फैसिलिटी भी प्रोवाइड की जाती है, उसको इंश्योरेंस लेके दे दी जाती है, एम्प्लॉय को ट्रेनिंग श्रेनिंग करवा दी जाती है। ये सारा कुछ एम्प्लॉय की सैलरी का पार्ट बन रहा था। वो हम पढ़ के आए थे इनकम फ्रॉम सैलरी में कि ये एम्प्लॉय की तनख्वाह का पार्ट बन रहा होता था। अब भाई जो बंदा प्रोवाइड कर रहा है उसका खर्चा तो है, जो बंदा प्रोवाइड कर रहा है उसका खर्चा तो है, उसका एक्सपेंस तो है, उसको हमने क्या करना है, उसको हमने यहाँ पर क्लेम करना है।
अब एक एम्प्लॉयर है, उसने एम्प्लॉय की फ़लाह बहबूद के लिए किसी इंस्टीट्यूट में कोई कंट्रीब्यूशन कर दी, किसी हॉस्पिटल में कंट्रीब्यूशन कर दी, किसी मेडिकल बोर्ड में, किसी एजुकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में कंट्रीब्यूट कर दी, जहाँ पे उसके एम्प्लॉयज़ के बच्चों को फ्री में पढ़ाया जा रहा है। जैसे सोशल सिक्योरिटी हॉस्पिटल्स होते हैं, जैसे वर्कर वेलफेयर बोर्ड्स होते हैं, जिसमें ये वर्कर वेलफेयर के अंदर जो जो कंपनीज आ रही होती हैं वो कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं, और वो बोर्ड्स एम्प्लॉयज़ की फ़लाह बहबूद के लिए, उनके मेडिकल्स के लिए, उनके एजुकेशन के लिए खर्चे कर रही होती हैं। तो ये जो कंट्रीब्यूशन होती है, इन्हें भी हम क्या कर सकते हैं, एज एन एक्सपेंस के तौर के ऊपर क्लेम कर सकते हैं। तो हॉस्पिटल्स में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ये सारा कुछ बीच में आता है, या किसी इंस्टीट्यूट वगैरह को जो अप्रूव्ड है फेडरल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट से, उस पर कर लें, वो आ रहा होता है। ये वाला पॉइंट ना, तीसरा पॉइंट, इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये तीसरा पॉइंट जो है वो हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, डैट इज़ ये वाला पॉइंट कह रहा है कि अगर कोई स्कीम बोर्ड ने अप्रूव की है, बोर्ड का मतलब है FBR, अगर FBR ने कोई स्कीम अप्रूव की है और आप FBR की स्कीम के तहत किसी भी पाकिस्तानी शहरी को, ये है सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान, किसी भी पाकिस्तानी शहरी को कोई ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड कर देते हैं, उसके ऊपर जो आपका ख़र्चा आया होगा वो आप क्या कर सकते हैं, एक्सपेंस के तौर के ऊपर क्लेम कर सकते हैं। आप उसे क्या कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं। ये तीसरा पॉइंट ना बड़ा इम्पोर्टेंट है, ये हमारे लिए बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। तीसरा पॉइंट वो किसी भी पाकिस्तानी, देखें, पहला पॉइंट इज़ फॉर योर एम्प्लॉयज़, सेकेंड लास्ट पॉइंट इज़ फॉर योर एम्प्लॉयज़, ये एम्प्लॉयज़ के लिए नहीं है, ये पाकिस्तानी किसी भी शहरी के लिए है कि अगर कोई भी पाकिस्तानी शहरी जो है, अगर उसकी आप ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड करवा दें, जो बोर्ड ने स्कीम अप्रूव की है, तो रिमेंबर जो ख़र्चा होगा आप उसको एक्सपेंस के तौर के ऊपर क्लेम कर सकते हैं। या जो फाइनेंशियल कॉस्ट या लीज पेमेंट्स वगैरह हम इनकर कर रहे होते हैं, इनको हमने क्या करना है, यहाँ पर डिस्कस आउट करना है। देखें जी, इसको ज़रा देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। रिलीज पेमेंट की भी यहाँ बात करेंगे, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने लोन लिया, आप लोन ऑब्टेन करते हैं और उस लोन को अपने बिजनेस में इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके ऊपर जो भी इंटरेस्ट पे किया जा रहा होगा, जो भी सूद पे किया जा रहा होगा, वो आप अपने बिजनेस में बीइंग एन एक्सपेंस के तौर के ऊपर क्या करवा सकते हैं, लेस करवा सकते हैं। जो भी इंटरेस्ट आप पे कर रहे हैं, आपने लोन लिया, उस लोन को बिज़नेस में लगाया, लोन बिज़नेस में यूटिलाइज हो रहा था, उसके ऊपर जो भी इंटरेस्ट वगैरह पे हो रहा होगा, डैट इंटरेस्ट इज़ योर एक्सपेंस, उसे हम क्या कर सकते हैं, उसको हम लेस करवा सकते हैं। सिमिलरली इसके अलावा जो फाइनेंशियल कॉस्ट वगैरह इनकर होती हैं, उन्हें भी हम लेस करवा रहे होते हैं। एक चीज़ आपको याद हो, जब हम आपकी इनकम फ्रॉम सैलरी पढ़ रहे थे, मैं यहाँ पे इंक चेंज करूँगा, इतनी चेंज नहीं करते, यहाँ पे हम डब्बा बनाते हैं। हम इनकम फ्रॉम सैलरी पढ़ रहे थे, इनकम फ्रॉम सैलरी पढ़ते हुए मैंने आपको वहाँ पे बाकायदा रूल लिखवाया था। आप सैलरी की जाके वीडियो देखेंगे, वहाँ पे आपको लोन वाली वीडियो में फैज़ान वाली एग्जांपल भी नज़र आएगी, जो हमने बड़ी तफसील में डिस्कस की है वीडियो के अंदर। अगर आप लोन ऑब्टेन्ड करते हैं अपने एम्प्लॉयर से, आपने लोन लिया अपने एम्प्लॉयर से और ये लोन जाके आपने अपने बिज़नेस में लगा दिया, और सैलरी में हमने फैज़ान वाली एग्जांपल पढ़ी है इसी चीज़ के पर्सपेक्टिव पे। तो इसके दो ट्रीटमेंट थे कि जो एम्प्लॉयर से लोन लेंगे वो किसका पार्ट बनेगा, वो हमारी सैलरी का पार्ट बनेगा, जिसमें हमने देखा था क्या ट्रीटमेंट होगा उसको लेने का, कि जो हमें अमाउंट मिलेगी, अमाउंट में से हम लेंगे बेंचमार्क रेट माइनस हमने किस रेट के ऊपर लिया था, जो इंटरेस्ट बेनिफिट होगा वो हम सैलरी में क्या करेंगे, ऐड करेंगे। लेकिन अगर वही लोन जो है मैंने अपने बिज़नेस में लगा दिया, तो बिज़नेस में हमने क्या करना है, एक्सपेंस लेस करवाना है, और वो एक्सपेंस लेस करवाने के लिए जो असूल पड़ा था वो था हमारे पास कि हमारा एक्चुअल रेट क्या होगा, हमने किसके ऊपर इंटरेस्ट लिया है,
और हम देखेंगे बेंचमार्क रेट कि हमारा टैक्स का स्टैंडर्ड रेट क्या है, बेंचमार्क रेट क्या है। जो इसमें से हायर होगा वो हम क्या करवाएंगे, वो हम लेस करवा रहे होंगे। तो बेसिकली हम ये चीज़ वहाँ पे पढ़ के आ चुके हैं, सैलरी में पढ़ के आ चुके हैं। ये पॉइंट पेपर में आ सकता है कि अगर आपने पे वगैरह किया है तो आप उसे क्या कर सकते हैं, आप उसको यहाँ पर लेस करवा सकते हैं। इज दैट क्लियर? अब हम चलते हैं आगे। अब इसमें से ना ये चीज़ याद करने वाली है, रट्टे वाली इसमें कोई चीज़ नहीं है, वो आपने यहाँ पे देख लेना है। तो जो भी हमने बिज़नेस में इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब आपने बिज़नेस के लिए लोन लिया, उस पर जो प्रॉफिट नेट पे कर रहे होंगे, आप उसको अपने बिज़नेस एक्सपेंस के तौर के ऊपर लेस करवा सकते हैं। आपने जो लीज़ रेंटल्स पे आपने अगर लीज़ के पैसे लिया है उसके ऊपर लीज़ रेंटल्स आप पे कर सकते हैं, वो हम क्या करवा लेंगे, लेस करवा देंगे। उसके अलावा अगर आपने कोई व्हीकल ली है जो नॉट प्लाइंग फॉर हायर है, नॉट प्लाइंग फॉर हायर व्हीकल हम जाके तफसील में पढ़ेंगे, अभी सिर्फ इसको रीड करें, ये हम जाके तफसील में पढ़ेंगे क्या होती है। उसके लीज़ रेंटल 25 लाख तक जो है आपको अलाउ हो जाते हैं। या उसके अलावा आपने अगर रिसीवेबल्स जो अपने डेटर्स वगैरह उनको सिक्योर करवाया हुआ है, उनके जो फाइनेंशियल कॉस्ट वगैरह पे कर रहे होते हैं एसपीवी को, वो भी हम क्या करवा सकते हैं, लेस करवा सकते हैं। तो आपने सिंपल एक चीज़ याद रखनी है कि भाई अगर लोन लिया है ना, अमाउंट पे कर रहे हो लेस करवा, जो भी आप एक्स्ट्रा पे कर रहे हो लेस करवा सकते हो। अगर आप मुशारका स्कीम के तहत प्रॉफिट पे कर रहे हो वो लेस हो सकता है, या अगर आपने कोई बोरड फंड के ऊपर कोई आपने एक्स्ट्रा अमाउंट पे की है टीएफसीज के ऊपर, वो पे कर सकते हैं। आप अकाउंट्स के ऊपर पे करें तो सारा कुछ जो है ये आप अपना लेस करवा सकते हैं। मतलब बिजनेस में पैसा लगा है, उसके ऊपर इंटरेस्ट, फाइनेंस कॉस्ट, कुछ भी पे किया है वो आप क्या करवा सकते हैं, बिजनेस में लेस करवा सकते हैं। लीज जो है ये इम्पॉर्टेंट है, बुक पे लिख लीजिएगा, लीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें मैं आपको एक पर्सपेक्टिव वो पढ़ाऊँगा जो पेपर में नहीं आया, वो भी हम यहाँ पे डिस्कस आउट करेंगे। इनकम फ्रॉम बिजनेस का सवाल है, जैसे एक सवाल है आज़ादी एंड को, एक सवाल है आकाश कुमार वाला। लीज की एडजस्टमेंट सबसे औखी एडजस्टमेंट कंसीडर होती है, लीज की एडजस्टमेंट सबसे औखी तरीन एडजस्टमेंट जो है कंसीडर हो रही होती है। लेकिन लीज की एडजस्टमेंट में 3-4 बातें याद रखनी है, यहाँ पे याद रख लो, न्यूमेरिकल आएगा, विद इन अ सेकेंड आपकी एडजस्टमेंट जो है वो सॉल्व हो जाएगी। तो लीज की बात करें ना, तो हमें जितना भी हमारा आप पास पेपर देखेंगे, आप अदर बुक्स विजिट करेंगे, तो सारी आपकी कहानी जो है वो लेसी के पर्सपेक्टिव पे है। अब मैं थोड़ी सी लीज आपको अगर एक्सप्लेन करना चाहूँ तो क्या होती है कि एक लेसर है। लेसर कौन होता है बेसिकली, ध्यान से सुनिएगा, ये होता है एसेट का मालिक। बिकॉज आप लोगों ने अभी लीज नहीं पढ़ी हुई तो आप लोगों को आइडिया नहीं होगा, आप FA2 में अगर पढ़ेंगे, FA2 में जब मेरे पास आएंगे तो मैं आपको पढ़ा दूंगा लीज होती क्या है। बट अभी टैक्स के पर्सपेक्टिव से जो है वो पढ़ें, टैक्स के पर्सपेक्टिव से। ये है एसेट का मालिक, इसका अपना एसेट है। ये एसेट जो है वो इस्तेमाल करने के लिए देता है लेसर को। अब लेसर वो है जिसके पास आज ना पैसा नहीं है लेकिन उसको एसेट चाहिए, जैसे गाड़ी, लमसम अमाउंट जो है उसके पास लमसम अमाउंट जो है वो नहीं है, बट लेसर नीड अ एसेट। वो क्या करता है कि जी जाता है लेसर के पास, लेसी जो है जिसके पास आता है लेसर के पास है, मुझे एसेट दे दें। अब लेसर के पास ना दो ऑप्शन होते हैं, दो तरह की लीज होती है। एक होती है ऑपरेटिंग लीज, दूसरी होती है फाइनेंस लीज। ऑपरेटिंग लीज का मतलब होता है जस्ट एज आपने किराए के ऊपर चीज़ दे दी है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ऑपरेटिंग लीज, कि आपने क्या किया है, जस्ट किराए के ऊपर चीज़ जो है दे दी है। अगला बंदा साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल इस्तेमाल करेगा और वापस कर देगा, जब किराया पे करेगा, इस्तेमाल करेगा, किराया ख़त्म, वो ख़त्म हो गया। दूसरी होती है फाइनेंस लीज। फाइनेंस लीज क्या होती है कि आप उसको एसेट तो दे रहे हैं किस्तों पे, मतलब, लेकिन एट द एंड क्या होगा, उसके पास ऑप्शन होगा कि वो क्या कर सकता है, वो इस एसेट को बाय कर सकता है। हम यहाँ पे जो बात करेंगे वो सारी किसकी बात करेंगे, फाइनेंस लीज की। और हमारा सिलेबस में सारी डिस्कशन जो है वो लेसी की होती है। अब फाइनेंस लीज में क्या होता है, जस्ट सुनो, फॉर एग्जांपल मैं आपको समझा रहा हूँ,
कार है, ठीक है, कार फॉर एग्जांपल ABC बैंक की है, ABC बैंक से जाके आप जो है वो कार लीज पे लेते हैं। वो कहते हैं जी कार की कीमत जो है वो 20 लाख रुपए। आप कहते हैं मेरे पास तो 20 लाख नहीं है, अगर होते तो मैं तुम्हारे पास आता। फजूल आदमी, गाड़ी चाहिए मुझे। कहते ठीक है गाड़ी लीज पे ले लें। अगर ठीक है गाड़ी लीज पे दे दो तो आप ना मुझे गाड़ी अपना लीज पे कितने की मिलेगी। कहते हैं ठीक है, वो कैलकुलेट करते हैं। वो कहते हैं ठीक है जी आप गाड़ी लीज पे ले लें, हम आपको 5 साल के लिए जो है वो क्या कर रहे हैं, गाड़ी जो है वो लीज के ऊपर दे रहे हैं, तो आपने हमें पर मंथ जो है वो किस्त पे करनी है। आप कहते हैं ठीक है, आप उसको 5 साल जो हैं किस्तें वगैरह पे करते हैं। जब 5 साल पूरे हो जाते हैं, जब आपने एग्रीमेंट किया था, जब एग्रीमेंट ख़त्म हो जाते हैं, इसको हम कहते हैं कि जी ये मेरी क्या आई है, ये मेरी मैच्योरिटी डेट आ गई है। ये मेरी क्या आई है, ये मेरी मैच्योरिटी डेट है कि लीज़ मेरी ख़त्म हो गई है। जब ये एग्रीमेंट होता है ना लीज़ का, उसी दिन जब आपसे एग्रीमेंट हो रहा है तो आपसे रेजिडुअल वैल्यू डिसाइड की जा रही होती है कि जब आपका एग्रीमेंट ख़त्म होगा तो आपकी गाड़ी की स्क्रैप वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 10%, 20%, 30%, जो भी होती है। 5 साल पूरे होते हैं, आपने डिसाइड की थी जी उस वक्त हमारी गाड़ी जो है वो डिस्पोज हो जाएगी 20% के ऊपर। और जब गाड़ी टाइम पूरा होता है ना, 5 साल पूरे हो जाते हैं, तो बैंक वाले पूछते हैं हाँ भाई 5 साल पूरे हुए, गाड़ी वापस करनी है कि ख़रीदनी है। अगर आप वापस करने होंगे तो वापस कर दें, अगर ख़रीदनी होगी तो एट दैट टाइम जो भी आपने रेजिडुअल वैल्यू रखी थी 20%, 10%, 5%, आप वो पे करेंगे और गाड़ी जो है वो क्या हो जाएगी, आपकी बन जाएगी। मतलब 5 साल के बाद आप क्या बन जाएंगे, गाड़ी के मालिक बन जाएंगे और गाड़ी जो है वो क्या हो जाएगी, आपके नाम पे ट्रांसफ़र हो रही होगी। ये चीज़ होता है लीज़ में। ये सारी कहानी क्या है लीज़ की। अब लेसी जो है वो गाड़ी, इसने क्या किया है, इसने इसको कार दी है और ये बंदा क्या कर रहा है, ये बंदा इसको रेंट पे कर रहा है। ये बंदा क्या कर रहा है, इसको रेंट पे कर रहा है। अब खुद सोच के बताओ, नगद 20 लाख की है, ये जो किस्तें वगैरह ले रहा होगा तो क्या किस्तों के ऊपर 20 लाख की देगा? खुद सोच के बताओ मुझे। अब खुद बताओ, एक चीज़ नगद 20 की है, किस्तों पे 25 की मिलेगी, 26 की मिलेगी, तो एक्स्ट्रा अमाउंट क्या होगी, इंटरेस्ट वगैरह होगा। अब जाहिर बात है, एक बंदा किस्तों के ऊपर सामान दे रहा है, एक्स्ट्रा अमाउंट ले रहा है, तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट वो ले रहा है वो इंटरेस्ट वगैरह होगा। तो हमने इनकी दोनों की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देखना है। अब अकाउंटेंट ने क्या किया होगा, अब यहाँ पे दो प्रॉब्लम्स हैं। हम सारा कुछ कैलकुलेट कर रहे हैं टैक्स के मुताबिक, यहाँ पे पंगा मारा हुआ है अकाउंटेंट ने। अगर मैं बात करूँ ना लेसर की, अगर मैं बात करूँ लेसर के पर्सपेक्टिव से, जो मालक है, जो एसेट का मालक था, अकाउंटेंट ने मालक के लिए जो है वो क्या किया होगा, उसको ज़रा हमने यहाँ पर देखना है। अकाउंटेंट ने मालक के लिए क्या किया होगा। अब अकाउंटेंट है, उसको टैक्स का कुछ नहीं पता। उसने क्या किया होगा, यार हमने तो गाड़ी लीज पे ली हुई है, हमें तो इंटरेस्ट आ रहा है। उसने इंटरेस्ट को, सिर्फ जो एक्स्ट्रा अमाउंट मिल रही होगी, उसने इंटरेस्ट को अपनी इनकम का पार्ट बनाया होगा। अकाउंटेंट ने ये किया होगा। टैक्स वाले इसको नहीं मानते, कहते हैं भाई तुम्हारा दिमाग खराब है। लेसी के वाले केस में, जिसने एसेट लीज पे लिया हुआ है, इसने क्या किया होगा, इसके केस में अकाउंटेंट ने एंट्री पास की होगी, यार देखो हमने गाड़ी लीज पे ली है तो हम तो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, सूद पे कर रहे हैं। इसने इंटरेस्ट एक्सपेंस को जो ये पे कर रहे होंगे, इसको एक्सपेंस के तौर पे शो किया होगा। और कहेंगे जी गाड़ी भी हमने लीज पे ली हुई है, इन्होंने डेप्रिसिएशन भी जो है वो रिकॉर्ड की होगी। तो अकाउंटेंट हजरात ने लेसी के केस में, जो आपके स्क्रीन के ऊपर लेफ्ट साइड पे नजर आ रहा है, ये एंट्री की होगी। लेसर के केस के ऊपर उसने ये एंट्री की होगी। तो ये दो चीजें तो अकाउंटेंट वाले ने की है ना, टैक्स वाले इसको नहीं मानते। टैक्स वाले कहते हैं भाईजान ये काम नहीं हो सकता, इसको आपने क्या करना है, लीज को अकॉर्डिंगली टैक्स के मुताबिक लेके चलना है। यहाँ तक कहानी समझ आई है। अब हमने यहाँ पे देखना है इसका ट्रेड। आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा होगा वाजिया, या मैं थोड़ा यहाँ को दिखाता हूँ, ये देखें। पहले मैं बात करता हूँ लेसर। लेसर वो मालक जिसका एसेट था। अकाउंटिंग वालों ने क्या किया होगा, अकाउंटिंग वालों ने जो इंटरेस्ट रिसीव हुआ है वो इनकम के तौर पर ऐड किया होगा। टैक्स वाले कहते हैं हम इसको तो मानते ही नहीं है। टैक्स वाले क्या कहते हैं, टैक्स वाले कहते हैं कि अगर आपने कुछ इस तरह का काम वाम किया है तो इसको क्या करो, रिवर्स करो। टैक्स वाले कहते हैं कि जो इसको लीज रेंटल्स मिल रहे हैं वो इसकी इनकम में ऐड होना चाहिए, और चूंकि मालक यही है
तो इस एसेट की डिप्रिसिएशन भी सिर्फ इसी को लेस करवानी चाहिए। टैक्स वाले तो सारे इसको ये कहते हैं कि भाईजान तुमने ये काम करने। और अकाउंटिंग लेसी के केस में बिकॉज हमारा 99% क्या 99.9% सारे सवाल जो हैं वो लेसी के पर्सपेक्टिव से हैं। तो इसके केस में क्या होता है, अकाउंटेंट ने क्या किया होगा, एसेट की डेप्रिसिएशन भी लेस करवाई होगी, इंटरेस्ट एक्सपेंस भी लेस करवाई होगी। लेकिन टैक्स वाले क्या कहते हैं भाईजान कोई डेप्रिसिएशन आप लेस नहीं करा सकते, ये डेप्रिसिएशन तो आपकी है ही नहीं, बिकॉज आपका तो एसेट ही नहीं है, आप इंटरेस्ट एक्सपेंस को लेस नहीं करा सकते। क्यों? बिकॉज यहाँ पे तो है ही नहीं। कि सिर्फ आपको एक ही चीज़ अलाउ है, वो है लीज रेंटल। टैक्स के मुताबिक ये होना चाहिए लेसी के केस में, टैक्स के मुताबिक ये होना चाहिए लेसर के केस में, तो ये होना चाहिए। अब जो अकाउंटेंट ने किया हुआ है, सवाल में गिवन किया होगा, हमने क्या करना है, इसको रिवर्स करना है। अब वो हम रिवर्स कैसे करेंगे, आपके बुक के ऊपर भी लिखा हुआ है, ये भी नज़र आ रहा होगा। अब उसने क्या किया होगा, ये आपने ये टेबल यहाँ देख लो, मैं आपको बड़ा कम्प्लेक्स एडजस्टमेंट बड़े सिंप्लीफाई में बता रहा हूँ। आपको अकाउंटिंग प्रॉफिट गिवन किया होगा, ये जो अकाउंटेंट ने पंगा किया है इसको रिवर्स बैक कर दो। इससे डेप्रिसिएशन लेस की थी, नहीं होनी चाहिए थी, ऐड बैक कर दो। इसने इंटरेस्ट एक्सपेंस लेस किया था, नहीं होना चाहिए था, ऐड बैक कर दो। ये ब्रैकेट गलती से लगी है, ये ऐड बैक कर दो। जो होना चाहिए था वो क्या था, लीज रेंटल लेस होने चाहिए थे, तो ये लीज रेंटल्स जो हैं वो क्या करवा दें, लेस करवा दें। तो अकाउंटिंग प्रॉफिट में जब आप ये 3 एडजस्टमेंट्स कर लेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, टैक्स प्रॉफिट आ जाएगा। तो लेसी के केस में क्लियर है। अब वो लीज के ऊपर जितनी मर्जी कहानी सुनाए आपको, लेसी एसेट लीज पे ली है, दिमाग फौरन एक चीज पे जाएगा, सिर्फ एक चीज लेस हो सकती है, वो है लीज रेंटल्स। इसके अलावा अकाउंटेंट ने कुछ भी लेस किया होगा वो आप ऐड बैक करोगे और लीज रेंटल को लेस करोगे तो तमाम एडजस्टमेंट्स आपकी हो जाएगी। तो ये क्लियर है, ये रूल क्लियर है आप लोगों को। और लेसर के केस में क्या होगा, देखिए नजर आ रहा होगा, लेसर के केस में भी अकाउंटिंग प्रॉफिट होगा। वो कहता है जो अकाउंटेंट ने किया है इसको रिवर्स कर लो, उसने इंटरेस्ट ऐड किया होगा, हम इंटरेस्ट इनकम यहाँ पे लेस करवा देंगे। उसने लीज रेंटल ऐड नहीं किए, हम लीज रेंटल ऐड करेंगे। इसने डेप्रिसिएशन लेस नहीं की, हम वो डेप्रिसिएशन लेस करवाएंगे। तो लेसर के केस में टैक्सेबल प्रॉफिट आ जाएगा। आपकी बुक के ऊपर प्रॉपर फ्लो चार्ट और पूरा टेबल जो है इस चीज़ का बना हुआ है। इज दैट क्लियर? तो सर ये बुक से आपने पढ़ना है, मैंने इसको बड़ा इजी वे में समराइज कर दिया है ताकि कभी आपको ना भूले। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है कि लेसी के केस में डेप्रिसिएशन ऐड बैक, क्योंकि हमारा सारे न्यूमेरिकल लेसी के पर्सपेक्टिव में है, लेसर के पर्सपेक्टिव पे नहीं है। तो लेसी के केस में डेप्रिसिएशन एसेट्स की ऐड बैक, इंटरेस्ट एक्सपेंस ऐड बैक, लीज रेंटल लेस हो रहे होंगे। तो यहाँ पे हमारा जो है यू कैन से डैट फाइनेंशियल कॉस्ट, प्रॉफिट ऑन डेट, लीज, सारी एडजस्टमेंट्स जो है वो कंप्लीट होती है। अब हम जिक्र करते हैं जिस चीज़ का, बेसिकली बैड डेट्स क्या होते हैं, किस तरह से हम क्लेम कर रहे होते हैं, उसको हमने क्या करना है यहाँ पर डिस्कस आउट करना है। और इम्पॉर्टेंट एरिया है, न्यूमेरिकल्स में कंफर्म एडजस्टमेंट होती है बैड डेट्स की। ये सारा कुछ जो है वो हमने क्या करना है यहाँ पे देखना है, यहाँ पर हमने सीखना है। बैड डेट्स की बात करें तो बेसिकली कहानी शुरू होती है बैड डेट्स की कब, जब आपकी सेल्स हुई हो, जब आपने बेचा हो ऑन क्रेडिट। मतलब क्या है, जब आप उधार पे सेल्स करते हैं फिर आपके डेटर्स क्रिएट होते हैं, और जब आपके डेटर्स क्रिएट होते हैं फिर कहानी आती है आपकी बैड डेट्स की। अब बैड डेट्स क्या है, आपने सेल्स की, आपका अमाउंट रिकवर नहीं हुई, तो वो क्या कहलाएंगे, आपके बैड डेट्स कहलाएंगे। तो बेसिकली अगर आपको अमाउंट रिकवर नहीं हुई तो ये जो बैड डेट्स हैं, ये बैड डेट्स क्या होते हैं, ये बैड डेट्स आपके एक्सपेंस जो है वो कंसीडर होते हैं और हम इन्हें क्या कर रहे होंगे, अलाउ करते हैं। अब हमने देखना है कि ये बैड डेट्स हो गया, इसके कुछ अकाउंटिंग के ट्रीटमेंट है जो अकाउंटेंट भाई साहब ने क्या किए होते हैं अपनी लाइफ में, अपनी ज़िंदगी में किए होते हैं। इसके कुछ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है जो अकाउंटेंट ने किए हैं। अब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में क्या कुछ होता है, बेसिकली जो प्रोविजंस होती हैं
जो आप पढ़ के आ चुके हुए हैं, प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स, वो लेस करवाई होती हैं। फिर बैड डेट्स जो हो जाते हैं वो लेस करवाते हैं। तो एक अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है, हम इस अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को नहीं मानते। तो एक तो हमें क्या करना है, हमने इस अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को रिवर्स करना है। हमने करना है, हमने इस अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को रिवर्स करना है, हम इसको नहीं मानते। और दूसरा हमने क्या करना है, हमने टैक्स के अकॉर्डिंगली इसका ट्रीटमेंट जो है, जो टैक्स के मुताबिक होगा, टैक्स के रूल्स के मुताबिक होगा, वो हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। वो हमने क्या करना है, वो हमने फाइंड आउट जो है वो करना है। तो ये चीज़ जो है वो हमने क्या करनी होती है, लेकर चलनी होती है। इज दैट क्लियर? देखो ना, हम लाइव क्लास में हैं, बच्चा खुद नहीं आया, ओके, तो इसका ऑनरस हमारे ऊपर नहीं है। चलिए जी, बैड डेट हमने क्लेम करना है। जो बैड डेट क्लेम करने की कंडीशंस है ना, वो हमने यहाँ पर देखनी है। ये बैड डेट क्लेम करने की वही कंडीशन है जो आपको याद होगा जब हम इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे। जो हम इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में चीज़ें पढ़ के आए थे ना, वो अनपेड रेंट की वही चीज़ें जो हैं वो हमने क्या करनी है, यहाँ पर उन्हीं रूल्स के मुताबिक क्लेम करनी होती हैं। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में ये पढ़ते हुए मैंने आपको बताया था, और यही चीज़ आपको दोबारा यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि बैड डेट क्लेम करना है तो उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि आप उसी अमाउंट को बैड डेट के तौर के ऊपर क्लेम कर सकते हैं जो प्रीवियसली आपकी इनकम का पार्ट बनी थी। जो प्रीवियसली आपकी इनकम का पार्ट बनी थी, आप उसे ही क्या कर सकते हैं, आप उसे ही डिक्लेयर कर सकते हैं कि यार ये मेरा बैड डेट है। प्रीवियसली इनकम का पार्ट बनने का मतलब है कि आपने उसको अपनी सेल्स का पार्ट बनाया था, आपने उसको अपनी सेल्स में रिकॉर्ड किया था। तो जैसे फॉर एग्जांपल आप सेल्स करते हैं, एंट्री पास होती है डेबिट डेबिट, सेल्स क्रेडिट, तो आपने उसको अपनी सेल्स का पार्ट बनाया। अब वो पैसे रिकवर नहीं हुए, ये आपकी एंट्री पास करेंगे। तो अगर ये पैसे रिकवर नहीं हुए तभी क्या होंगे, आपके ये बैड डेट कंसिडर होंगे। फॉर एग्जांपल आपने अपने एम्प्लॉय को एडवांस पे किया, एडवांस सैलरी दे दी, आपने एम्प्लॉयज़ को लोन वगैरह दे दिया। अब एम्प्लॉय को लोन दे रहे हैं, आप एम्प्लॉय को इस तरह के एडवांस वगैरह पे कर रहे हैं, तो सर वो तो आपकी सेल्स का पार्ट ही नहीं बना। असूल क्या है, असूल क्या है, टैक्स वाले कहते हैं कि अगर आपने किसी भी चीज़ को बैड डेट क्लेम करना है, किसी भी चीज़ को आपने बैड डेट के तौर के ऊपर क्लेम करना है, तो सर असूल ये है कि वो आपकी सेल्स का पार्ट बना हो, वो आपकी इनकम का पार्ट बना हो। तो सेल्स की नहीं मिली, ओके, बिकॉज ये क्या था, आपकी इनकम का पार्ट था, क्लेम कर सकते हो। आपने अपने एम्प्लॉयज़ को एडवांस पे किया, आपने अपने एम्प्लॉयज़ को लोन वगैरह पे किया, ओ भाई ये तो है ही नहीं, ये तो कभी सेल्स डिक्लेयर हुई नहीं थी। अगर ये अमाउंट नहीं रिसीव हुई तो आप कभी भी इसको बैड डेट क्लेम नहीं कर सकते। या आपने लोन दिया हुआ है अपने किसी मैनेजर वगैरह को, और वो आपने लोन दिया था, नहीं रिसीव हुआ, जो कांट क्लेम इट एज अ बैड डेट। क्यों? बिकॉज ये आपकी इनकम का पार्ट नहीं था, ये आपकी इनकम का पार्ट नहीं था। तो रिमेंबर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उसी चीज़ को बैड डेट क्लेम कर सकते हैं जो प्रीवियसली आपकी इनकम का पार्ट था। अकाउंटेंट क्या करते हैं, अकाउंटिंग रूल्स में उसके लिए सारे बैड डेट हैं। अगर एम्प्लॉय से पैसे नहीं मिले, बैड डेट, लोन रिकवर नहीं हुआ, बैड डेट। लेकिन टैक्स वाले कहते हैं रुको ज़रा, सब्र करो भाईजान, हमारे लिए असूल क्या है कि जो प्रीवियसली आपकी इनकम का पार्ट बना हो, अगर वो रिसीव नहीं होगा फिर आपका बैड डेट होगा। तो पहली ये चीज़ आपने याद रखनी है। अब पेपर में क्या करेगा कि अगर ये आपको इतने लाख के बैड डेट्स हो गए हैं, जिसमें से इतना आपने अपने एम्प्लॉय को लोन दिया हुआ था, तो जो आपने अपने एम्प्लॉय को लोन दिया था दैट इज़ नॉट योर बैड डेट, वो टैक्स वाले अलाउ नहीं करेंगे। फिर आपको यकीन है कि प्रीवियसली आपने इसको इनकम का पार्ट बनाया था,
अब ये आपने जो आपको अमाउंट रिसीव नहीं हुई, आपने इसे क्या कर लिया है, आपने इसे राइट ऑफ कर लिया। आपने इसे क्या कर लिया है, राइट ऑफ कर लिया, मतलब लिख दिया कि भाई ये अमाउंट हमें आनी ही नहीं है। उसके अलावा अब आपको पता है कि ये अमाउंट रिकवर भी नहीं होगी। उसके अलावा ये अमाउंट जो है वो आपने क्लेम कर ली, तो ये सारी कंडीशन फुलफ़िल होंगी तो आप बैड डेट क्लेम कर सकते हैं। ये कंडीशन थ्योरेटिकली याद करने के लिए नहीं है, इनको थ्योरेटिकली आपने याद नहीं रखना। हाँ, जब चीज़ इम्पॉर्टेंट है ना, जो चीज़ बहुत अहम है, वो है बैड डेट्स की रिकवरी। जो चीज़ हमारे लिए बहुत अहम है वो है हमारी बैड डेट्स की रिकवरी। इसको ज़रा आपने देखना है, जो बैड डेट्स की रिकवरी है उसको क्या करना है, उसको ज़रा आपने देखना है, उसको समझना है। ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। बैड डेट्स क्लेम करने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो है बैड डेट्स की रिकवरी। बैड डेट्स रिकवर, बैड डेट्स की रिकवरी जो है वो हमारे लिए क्या है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ना कि बैड डेट्स। अब ये रिकवरी पे मैं पहले आपसे देखता हूँ अकाउंटेंट ने क्या किया होगा। पहले हम देखते हैं अकाउंटेंट ने, जब अकाउंटिंग रूल्स के मुताबिक बैड डेट्स रिकवर हुए होंगे तो अकाउंटेंट ने एंट्री पास की होगी, बैंक अकाउंट जो है वो उसने डेबिट कर दिया होगा क्योंकि इसको अमाउंट जो है रिसीव हुई है, और ये उसने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट जो है बना दिया होगा कि इसको अमाउंट रिकवर की, मतलब उसने अपनी अदर इनकम में इसको शामिल किया होगा, अपना गेम लिखा होगा। टैक्स वाले इसको नहीं मानते। अब जब टैक्स में बैड डेट्स की रिकवरी है ना, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सारी की सारी एडजस्टमेंट्स जो हैं वो करनी पड़ेंगी। अब उसके लिए क्या होगा, हम स्टार्ट करेंगे जब हम अपनी इनकम ये कैलकुलेट कर रहे हैं, हमारे पास क्या बेसिकली आ रहा होता है, हमारे पास होगा जी प्रॉफिट बिफोर टैक्स। क्या होगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इसमें हम एडजस्टमेंट करेंगे। जब एडजस्टमेंट करेंगे, सबसे पहले जो अकाउंटिंग एडजस्टमेंट्स हुई हैं, जो अकाउंटेंट ने की हैं, हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले उन एडजस्टमेंट को रिवर्स करेंगे। अकाउंटेंट ने ये ऐड किया था, हम इसको लेस करवा देंगे। तो क्या करेंगे, सबसे पहले अकाउंटेंट ने बैड डेट्स की प्रोविजंस ऐड की होती हैं, लेस की होती हैं। अकाउंटेंट ने प्रोविज़न लेस की होगी, हम क्या करेंगे, हम वो प्रोविजंस जो हैं, प्रोविजन फॉर बैड डेट जो है वो ऐड बैक कर देंगे। तो हम क्या कर देंगे, ऐड बैक कर देंगे। अकाउंटेंट ने रिकवरी को इनकम का पार्ट बनाया होगा, टैक्स वाले नहीं मानते, तो जो अकाउंटिंग रूल्स के मुताबिक रिकवरी होगी, अकाउंटिंग रिकवरी फॉर बैड डेट्स, वो हम क्या करवा देंगे, लेस करवा देंगे। ये दो काम तो हमने क्या करने हैं, सबसे पहले करने हैं और इसेंशियल करने हैं, जिसमें से ये वाला पॉइंट जो है मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ, आपने याद रखना है, दिस इज़ एसेंशियल, कि जो अकाउंटिंग रिकवरी होगी वो आपने लेस करवानी है। इसके बाद आपने टैक्स क्या रूल्स जो हैं वो फाइंड आउट करने हैं कि टैक्स में किस तरह होगा। अब टैक्स के रूल्स फाइंड आउट करने के लिए ना आपने एक वर्किंग बनानी है, आपने क्या करनी है, आपने वर्किंग बनानी है। अब वो वर्किंग क्या होगी, जिसमें आप टैक्स रिकवरी फाइंड आउट करेंगे, जिसमें आप टैक्स के मुताबिक अपनी रिकवरी जो है वो तलाश कर रहे होंगे, वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्या होगा, ध्यान से देखें, हम यहाँ पे एक असूल लिखेंगे, डैट इज़ अमाउंट क्लेम्ड, कि हमने एफबीआर से जाके डिपार्टमेंट से इतनी अमाउंट जो है वो क्लेम की थी, वो इसमें से हम लेस करवाएंगे। जो मैंने कह दिया एफबीआर से मुझे लाख रुपए का बैड डेट हो जाना है, उन्होंने सारा कुछ देखा, उन्होंने मुझे जो अमाउंट अलाउ करवाई होगी वो मैं इसमें से लेस करवाऊंगा, तो यहाँ मेरे पास आ जाएगी कि इतनी मुझे क्या है, अमाउंट जो है वो डिसअलाउड है, इतनी मुझे क्या है, अमाउंट जो है वो डिसअलाउड है। इसको मैंने कंपेयर करना है एक्चुअल रिकवरी से।
इसको मैंने किससे रिपेयर करना है, कंपेयर एक्चुअल रिकवरी से। अब यहाँ पे हमारे पास आएगा, अगर आंसर पॉजिटिव हुआ तो ये मेरी रिकवरी इनकम है, अगर आंसर नेगेटिव हुआ तो ये मेरा रिकवरी लॉस है। जैसे फॉर एग्जांपल, जस्ट टेक एन एग्जांपल, आप बैड डेट्स क्लेम करते हैं, आप जाते हैं एफबीआर के पास, आप उन्हें कहते हैं एफबीआर भाई मुझे इस साल तो 3 लाख रुपए के बैड डेट्स हुए हैं। वो सारे रूल्स जो हैं वो लगाएंगे, जी ठीक है ये हुआ था, प्रीवियसली इनकम का पार्ट बनाया, सारा कुछ कहते हैं, कहते हैं जी 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 ये भी किया, ये भी किया, ये भी किया, सारा कुछ जो है वो आप कहते हैं मैंने किया था। आप कहते हैं ओके, फिर एफबीआर कहता है यार नहीं, आप 3 लाख मांग रहे हैं, 3 लाख तो नहीं मिलेगा। एफबीआर आपको जो अलाउ करता है कि सिर्फ 2 लाख, मतलब एफबीआर के मुताबिक 2 लाख रुपए तक के उसने बेडेड आपको अलाउ किए हैं, आप 2 लाख के बेडेड क्लेम कर सकते हैं। डिसअलाउ कितने हुए हैं, 1 लाख रुपया। ये डिसअलाउ का मतलब है एफबीआर को लगता है कि आप 3 लाख के बेडेड क्लेम कर रहे हैं, लेकिन एफबीआर को लग रहा है कि यार इन 3 लाख में से आप लाख रुपया तो रिकवर करवा लेंगे। तो ये है आपकी अमाउंट डिसअलाउ, इतनी एफबीआर ने डिसअलाउ की है। अब बैड डेट्स बेशक आपको हो गए हैं, रिकवर करवाने के पीछे पड़े रहेंगे। अगर आपको रिकवरी हुई और रिकवरी आपकी 1,20,000 की हो गई, रिकवरी आपकी 1,20,000 की होगी, एफबीआर ने कहा कितने रिकवर होंगे, लाख के, आप कितने रिकवर हो गए, 1,20 के। कितने ज़्यादा रिकवर हुए हैं आपको, आपको रिकवर हुए हैं 20,000 रुपया ज़्यादा। आंसर इज़ पॉजिटिव, ये आपकी इनकम होगी। तो हम यहाँ पे क्या देंगे, हम रेफरेंस देंगे वर्किंग नंबर 1 का, और यहाँ पे जो टैक्स गेन होगा ऑन रिकवरी, टैक्स गेन ऑन रिकवरी जो है वो हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। व्हाट इफ आप एफबीआर के पास जाते हैं, एफबीआर से आपने क्लेम किया 4 लाख रुपए का, एफबीआर ने आपको अलाउ किया 1.5 लाख रुपए का, बकौल एफबीआर आपको 2.5 लाख रुपया जो है वो क्या होना था, रिकवर हो जाना था। एक्चुअल आपको रिकवर हुआ वो सिर्फ हुआ लाख रुपया। अब बकौल एफबीआर आपको 2.5 लाख रिकवर होना था, आपको कितना रिकवर हुआ है, लाख रुपया। कितना कम रिकवर हुआ, आप कंपेयर करेंगे तो 1.5 लाख रुपया आपको कम रिकवर हुआ। सर ये लॉस है, आप इसे क्या देंगे, टैक्स लॉस ऑन रिकवरी। और ये जो लॉस होगा इसे आप क्या करेंगे, लेस करवाएंगे। ये सारी एडजस्टमेंट करवाने के बाद आपकी इनकम फ्रॉम बिजनेस जो है आ रही होगी। तो बेसिकली ये सारा है जो हम लेके चलते हैं। इसको समझ अगर आपको लग गई है ना, तो सारी सबसे मुश्किल एडजस्टमेंट है बिजनेस के न्यूमेरिकल्स में, जिस पे बच्चा सफ़र कर रहा होता है। मेरे ख्याल से अब आप क्लियर हो जाएंगे, इसमें आप कोई किसी किस्म का सफ़र जो है वो नहीं कर रहे होंगे। इज़ दैट क्लियर टू एवरीवन? हम ये एग्जाम्पल समझते हैं, कि जी मिस शगुफ्ता इज़ रनिंग अ बिज़नेस इन द नेम ऑफ अल नाफे सॉल्यूशंस। शगुफ्ता बाजी जो हैं वो कारोबार कर रही हैं अल नाफे सॉल्यूशन के नाम से। ओके, शी क्लेम्ड इन टैक्स ईयर 2022 शी क्लेम बैड डेट ऑफ ₹1 मिलियन एंड 1.5 मिलियन। 2022 में उसने 1 मिलियन बैड डेट क्लेम किया और 1.5 मिलियन फ्रॉम जुनेद एंड नवाज, कि भाई हमें ना जुनेद पैसे दे रहे हैं ना हमें नवाज पैसे दे रहे हैं, नवाज झट बोता ही है। खैर, शी वॉज अलाउड रिडक्शन ऑफ बैड डेट्स ऑफ ₹7.5 लाख एंड ₹8 लाख विद रिस्पेक्ट ऑफ रिसीवेबल्स। उसको कहा जी, जब डिपार्टमेंट ने क्लेम किया, डिपार्टमेंट ने 7.5 लाख रुपये अलाउ किया कि तुम हम जुनेद का इतना क्लेम कर सकते हो, नवाज का इतना क्लेम कर सकते हो। ड्यूरिंग 2023 शी रिसीव फॉलोइंग सम्स फ्रॉम दिस डेटर। उसको ये अमाउंट मिली जुनेद से। अब जब हम इसे सॉल्व कर रहे होंगे, तो देखें हमारे पास होगा सबसे पहले प्रॉफिट। कोई भी XYZ हमें प्रॉफिट गिवन होगा, हम सबसे पहले अकाउंटिंग ट्रीटमेंट रिवर्स करेंगे। अब देखें ये रिकवरी हुई थी, तो अकाउंटेंट ने इस रिकवरी को तो ऐड किया होगा प्रॉफिट में।
हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें इस अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को, ये हमें जो अकाउंटिंग रिकवरी है उसको लेस, 9 और 5 कितना होता है, 14 लाख। तो 14 लाख हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो अकाउंटिंग रिकवरी है वो हम क्या करवा देंगे, लेस करवा देंगे। अब हमने टैक्स रिकवरी जो है वो फाइंड आउट करनी है। अगर पहले बात करें जुनैद की, तो देखें जी, जुनैद के लिए अमाउंट जो हमने क्लेम की थी वो कितनी थी, 1 मिलियन। जुनैद के लिए अलाउ कितनी की गई थी, 7.5 लाख। क्लेम में से 7.5 लाख रुपया लेस करवा दें। डिसअलाउ कितनी हुई, 2.5 लाख। एफबीआई था कि भाई मैं इससे 2.5 लाख रिकवर कर लूँगा। मुझे अमाउंट रिकवर कितनी हुई है जुनैद से, 9 लाख रुपया रिकवर हो गया है। कितना ज़्यादा रिकवर हुआ है बताएं, 650। तो ये 650 आपका गेन है, तो ये ऐड कर देंगे, डैट इज़ टैक्स गेन ऑन रिकवरी 6,50,000 का ऐड हो जाएगा। फिर बात करते हैं हम नवाज की। नवाज का आपने क्लेम किया था 15 लाख, अलाउ इन्होंने किया 8 लाख। इनको था कि आप नवाज से 7 लाख रुपया रिकवर करवा लेंगे। नवाज से कितना रिकवर हुआ है, सिर्फ 5 लाख रुपया। होना 7 चाहिए था, 5 रिकवर हुआ है। कितना कम रिकवर हुआ, 2 लाख रुपए का। तो डैट इज़ योर टैक्स लॉस ऑन रिकवरी। तो आप इससे लेस करवा देंगे टैक्स लॉस के नाम से, और ये कितना होगा, 2 लाख रुपया होगा। सर दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट कम्प्लेक्स एग्जाम्पल ऑफ योर न्यूमेरिकल्स। समझ आया? चलिए जी आगे चलते हैं, और आगे हम बात करते हैं मेथड ऑफ अकाउंटिंग की, कि जो हमने अपने अकाउंट्स बनाने हैं वो किस बेसिस के ऊपर बनाने हैं। सबसे पहले हमने मेथड ऑफ अकाउंटिंग में देखना है कि हमारे पास 2 सिस्टम होते हैं। एक है कैश बेस्ड अकाउंटिंग सिस्टम, और दूसरा है हमारे पास एक्रूवल बेस्ड अकाउंटिंग सिस्टम। कैश बेस्ड अकाउंटिंग सिस्टम का मतलब क्या है कि जब हमारे पास कैश आएगा, मतलब जब कैश डेबिट होगा, हम उसे क्या करेंगे, हम उसे अपनी इनकम का पार्ट बनाएंगे। और जब कैश हमारा क्रेडिट होगा, हम क्या करेंगे, उसका एक्सपेंस। मतलब कैश की मूवमेंट पे हम क्या कर रहे हैं, कैश की मूवमेंट पे कैश आया, इनकम लिख दी, कैश गया, एक्सपेंस लिख दिया। हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। कैश की मूवमेंट पे हम क्या करते हैं, अपना एक्सपेंस वगैरह जो है या अपनी इनकम वगैरह जो है वो क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। एक्रूवल बेसिस क्या होती है बेसिकली, कि एक्रूवल बेसिस का मतलब है कि भाई हमारे लिए कैश जो है वो रिलेवेंट ही नहीं है। मतलब वो कहता है जी आपका रेवेन्यू इनकर हो गया, आप उसको अपनी सेल्स रिकॉर्ड कर लें। अगर पैसे नहीं मिले तो वो क्या बन जाएगा, आपका डेटर बन जाएगा, आपके रिसीवेबल बन जाएंगे। और अगर आपका एक्सपेंस इनकर हुआ, आप उस एक्सपेंस को क्या कर लें, रिकॉर्ड कर लें, क्लेम कर लें। अगर आपने अभी तक एक्सपेंस पे नहीं किया तो वो क्या बन जाएगी, आपकी लाइबिलिटी बन जाएगी। तो एक्रूवल बेसिस सिस्टम में हमारे पास डेटर्स का कंसेप्ट आता है और लाइबिलिटीज़ का कंसेप्ट जो है वो आ रहा होता है। अगर आपने अभी तक कोई एक्सपेंस वगैरह पे नहीं किया तो आप क्या कर सकते हैं, आप इनको पे वगैरह कर सकते हैं। आपकी लाइबिलिटी हो गई, या आपका ये जो है उसको हम क्या कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं। क्लियर है? रिमेंबर, जो एओपी है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन एंड इंडिविजुअल है, इन दोनों को अलाउ किया गया है कि वो कैश बेस्ड सिस्टम भी अडॉप्ट कर सकते हैं, या ये एक्रूवल बेस्ड सिस्टम भी अडॉप्ट कर सकते हैं। इन दोनों के पास ऑप्शन है। इवन अगर ये कैश बेस्ड सिस्टम पे हैं तो ये कैश बेस से एक्रूवल पे भी जा सकते हैं। अगर एक्रूवल बेस पे हैं तो एक्रूवल बेस से कैश पे भी जा सकते हैं।
इनको क्या है, अलाउ है। लेकिन कंपनी जो है ना, कंपनी को हमने रिस्ट्रिक्ट कर दिया है कि कंपनी ने जब भी अपने अकाउंट्स बनाने हैं वो एक्रूवल बेस के ऊपर ही बनाने हैं। कंपनी जो है वो कभी भी कैश बेस सिस्टम के तहत अपने अकाउंट्स नहीं बना सकती जब हम इनकम फ्रॉम बिजनेस की स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं। ये चीज़ समझ आती है? तो यहाँ पे हमने मेथड ऑफ अकाउंटिंग में याद रखना है। अब यहाँ पे आप कैश बेस सिस्टम से एक्रूवल बेस और एक्रूवल बेस से यहाँ जा सकते हैं। इसका मतलब आप चेंज ऑफ अकाउंटिंग मेथड कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, आप चेंज इन अकाउंटिंग मेथड्स जो है वो कर सकते हैं। लेकिन ये इन चेंज इन अकाउंटिंग मेथड का तरीक़ेकार क्या है? आपको याद है जब हमने बेसिक्स चैप्टर पढ़ा था, चैप्टर 1 की जो आपने वीडियोस भी देखी होंगी, उसमें हमने चेंज इन टैक्स ईयर पढ़ा था। आपको याद है कि हमने चेंज इन टैक्स ईयर जो है वो पढ़ के आए थे बेसिक्स, बिल्कुल इनिशियल टॉक्स में। जो हमने वहाँ पे चेंज इन टैक्स ईयर के स्टेप ऑप्ट किए थे, चेंज इन अकाउंटिंग मेथड के स्टेप्स जो है सेम ही है। क्या करेंगे, जाएंगे कमिश्नर को अप्लाई करेंगे, कंपेनिंग नीड शो करेंगे कि जी मेरा मेथड ऑफ अकाउंटिंग जो है वो चेंज कर दें। अगर वो सेटिस्फाई हो गया तो आपका मेथड ऑफ अकाउंटिंग चेंज कर देगा। जैसे ही मेथड ऑफ अकाउंटिंग चेंज होगा, आप अपने तमाम सारे न्यू अकाउंट्स जो हैं वो न्यू मेथड के मुताबिक ऑप्ट कर रहे होंगे। तो सेम वही मेथड जो है वो हमने क्या करना होता है, यहाँ पे अडॉप्ट करना होता है। ठीक है, इज दैट क्लियर? तो ये बता दिया जी कैश बेस सिस्टम क्या है और एक्रूवल बेस अकाउंटिंग सिस्टम क्या होता है, सारी हमारी डिस्कशन होगी। अच्छा, एक्रूवल बेस सिस्टम में ना एक चीज़ आपने याद रखनी है जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो है लाइबिलिटीज़ का कंसेप्ट। वो क्या है, लाइबिलिटीज़ का कंसेप्ट। अब इसको मैं एग्जांपल से समझाता हूँ, ज़रा ध्यान से समझिएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल 2023 है। अब 2023 के लिए अपनी इनकम फ्रॉम बिज़नेस कैलकुलेट करते हैं। आपके सामने एक बिल आता है, बेसिकली बिल आपका पेएबल है और आपने फॉर एग्ज़ाम्पल बिल की अमाउंट थी 75,000। आपने ये बिल पे नहीं किया, बिल पेएबल था 75,000 का और आपने ये बिल जो है सर पे नहीं किया। अब क्या होगा, आपने बिल पे नहीं किया। टैक्स वाले कहते हैं भाई ये मेथड ऑफ अकाउंटिंग है जो एक्रूवल बेसिस है, बिल पे नहीं किया, नहीं किया। वो स्टिल कहेंगे कि 2023 में आप इसको अपने एक्सपेंस के तौर के ऊपर क्या कर लो, क्लेम कर लो, हम आपको आपके एक्सपेंस के तौर के ऊपर अलाउ कर देते हैं। हाँ, अब ये क्या बन जाएगी, आपकी लाइबिलिटी बन जाएगी। अगले सालों में आपने लाइबिलिटी ये पे ऑफ करनी है। अब ये लाइबिलिटी पे ऑफ करने का टाइम पीरियड क्या होगा, नेक्स्ट 3 ईयर्स। क्या होंगे, नेक्स्ट 3 ईयर्स, मतलब 2024, 2025, 2026। आपका एक्सपेंस 2023 में था, 2023 में ही आपने इसको बीइंग एन एक्सपेंस के तौर के ऊपर क्लेम किया, अलाउ भी कर दिया, लाइबिलिटी बन गई। अब है जी 24 में पे कर देना, 24 में नहीं तो 25 में, 25 में नहीं तो 26 में पे कर देना। अगर 26 तक पे कर दिया, नो इशू, नो प्रॉब्लम, नो टेंशन। लेकिन अगर 2027 आ गया और स्टिल ये आपका एक्सपेंस अभी तक पे नहीं हुआ, तो 2027 में क्या हो जाएगा, इनएडमिसिबल हो जाएगा। हम इसको ऐड बैक कर देंगे, कहेंगे भाईजान तुम्हें हमने 23 में फेवर दी थी, तुमने 23 में ये अपना एक्सपेंस क्लेम किया, तुमने कहा था मैं पे कर दूंगा, 27 हो गया तुमने पे ही नहीं किया, निकलो शाबाश पहली फुर्सत में, वहाँ तुमने इसको एक्सपेंस क्लेम किया था, यहाँ पे हम क्या कर देंगे, ऐड बैक कर देंगे। हम यही रूल इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में भी पढ़ के आए थे, वहाँ पे भी 3 साल की लिमिट हम देख के आए थे। देखें, जहाँ पे भी एक्रूवल बेसिस है वहाँ पे लाइबिलिटी है, और लाइबिलिटी को क्लेम करने का जो असूल जो है वो हमारे पास क्या है,
ये है। इज डैट क्लियर? समझ आई? तो यहाँ पे हमारा मेथड ऑफ अकाउंटिंग जो है वो होता है वाइंड अप। ये सारी बात है, इसमें कोई चीज़ याद करने की ज़रूरत नहीं है। अनपेड लाइबिलिटी का बता दिया आपको, जो प्रीवियस थी वो आपने अगले 3 साल तक क्या करनी होती है, पे करनी होती है। अगर आप पे नहीं करेंगे तो वो क्या हो जाएगी, आपको डिसअलाउ हो जाएगी 3 साल के बाद। चलें जी, आगे चलते हैं और आगे हम बात करते हैं अब अपने स्टॉक इन ट्रेड की, कि हमने स्टॉक किसके ऊपर मेंटेन करना है, वो चीज़ हमने यहाँ पे देखनी है। बेसिकली हम देख रहे थे मेथड ऑफ अकाउंटिंग तो हम देख के आए हैं, और आप लोगों ने कॉस्ट अकाउंटिंग भी पढ़ी होगी। अब देखा होगा देयर आर मल्टीपल मेथड, देयर आर मल्टीपल वेज टू रिकॉर्ड द क्लोजिंग स्टॉक। जो स्टॉक टेकिंग होती है वो अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के तहत होती है या मार्जिनल कॉस्टिंग के तहत होती है, तो वो हमने देखना है क्या इम्पेक्ट है, क्या इम्पेक्ट नहीं है। उस चीज़ को समझने से पहले ना ज़रा हम एक स्टॉक का रिलेशन डिटर्मिन करते हैं कि हमारा ओपनिंग स्टॉक का क्लोजिंग स्टॉक का रिलेशन है क्या जीपी के साथ, वो देखते हैं। इसके लिए मैं हाइपोथेटिकल एग्जांपल आपके सामने स्क्रीन के ऊपर लिखता हूँ। ज़रा आपने ये एग्जांपल जो है इसको ज़रा पढ़ना है, इसको ज़रा क्लियर आपने करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जस्ट टेक एन एग्ज़ाम्पल, एक कंपनी है, उसकी सेल्स जो हैं वो 3 मिलियन की हैं, ठीक है। इसमें से हमने लेस करवानी है कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल में ओपनिंग स्टॉक जो है वो 1 मिलियन का है। परचेज़ जो हैं वो इसने की हैं 15 लाख की, और क्लोजिंग स्टॉक जो है वो है इसका 5 लाख का। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स कितनी आएगी ज़रा बताएं? 2000। कॉस्ट ऑफ सेल्स होगी इसकी 2 मिलियन, और इसका जीपी कितना आएगा, दैट इज़ 1 मिलियन। ये हमने एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लिखी है। इस तरह से हम क्या कर रहे होते हैं, अपना ग्रॉस प्रॉफिट वगैरह जो है वो कैलकुलेट कर रहे होते हैं। अब हम ज़रा यहाँ पे रिलेशन डिटर्मिन करते हैं कि अगर मैं दोनों बातें लिखूँगा कि अगर मेरा ओपनिंग स्टॉक चेंज हो जीपी में क्या फ़र्क आता है, मेरा क्लोजिंग स्टॉक चेंज हो जीपी में क्या फ़र्क आता है, वो देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ओपनिंग स्टॉक की, कि ओपनिंग स्टॉक में तब्दीली आ रही है। पहले मैं देखता हूँ कि अगर सारी कैलकुलेशन यही रहे, मतलब मेरे पास सेल्स जो हैं वो कितनी की थी, 3 मिलियन की थी, मैं बस अपना क्लोजिंग ओपनिंग स्टॉक इंक्रीज़ कर देता हूँ। पहले मेरा ओपनिंग स्टॉक 1 मिलियन का था, अब मैं अपना ओपनिंग स्टॉक जो है 1.5 मिलियन का कर देता हूँ। परचेजेस जो हैं वो मेरे पास 1.5 मिलियन की थी, क्लोजिंग स्टॉक मेरे पास 5 लाख का था। तो ये कितना आएगा आपके पास, 2.5 मिलियन। कॉस्ट ऑफ सेल्स हो जाएगी, आपका प्रॉफिट जो है वो कितना आएगा, 5 लाख आएगा। ओके, सेकंड डिस्कस करते हैं कि अगर क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक जो है हमारा वो डिक्रीज़ हो रहा हो, कम हो रहा हो, उसको हमने यहाँ पे डिस्कस करना है। यहाँ पे हमारा ओपनिंग स्टॉक इंक्रीज़ हो रहा था, यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक डिक्रीज़ होने की बात हमने करनी है। तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएंगी डेट आर सेल्स 3 मिलियन की। ओपनिंग स्टॉक ओरिजिनल था 1 मिलियन का, मैं ओपनिंग स्टॉक जो है वो कर लेता हूँ 5 लाख का। परचेजेस वही हैं 15 लाख की, और क्लोजिंग स्टॉक वही है हमारे पास 5 लाख का। तो कितना हो जाएगा, 15 लाख। लेस करवाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट कितना बनेगा, 15 लाख का बनेगा। तो ये मुझे समझ आ रही है कि ओपनिंग स्टॉक इंक्रीज़ हो रहा है, मेरा प्रॉफिट कम हो रहा है। ओपनिंग स्टॉक डिक्रीज़ हो रहा है तो मेरा प्रॉफिट क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है। ये चीज़ जो है वो हमें समझ आ रही है। अब हम देखते हैं रिलेशन क्लोजिंग स्टॉक का, फिर हम इसको सम अप करते हैं, और ये चीज़ आपने याद रखनी है। यही इक्वेशन है। अब बात करते हैं क्लोजिंग स्टॉक की, कि सेल्स हैं हमारे पास 3 मिलियन की, इसमें से हम लेस करवाएंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स। ओपनिंग स्टॉक मेरे पास वही 1 मिलियन का है, परचेजेज मेरे पास वही 15 लाख की हैं,
अब मैं कहता हूँ कि मेरा क्लोजिंग स्टॉक जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है। पहले 5 लाख था, अब मैं उसको 5 से इंक्रीज़ करके 10 लाख कर देता हूँ। तो अगर 10 लाख करता हूँ तो मेरी कॉस्ट ऑफ सेल्स कितनी आएगी? 15 लाख आएगी। और मेरा प्रॉफिट कितना बनेगा? 15 लाख। ये मेरा क्या बनेगा? जीपी बनेगा। ओके। अगर मेरा क्लोजिंग स्टॉक जो है वो डिक्रीज़ हो रहा हो, सेल्स जो है 3 मिलियन की, लेस करेंगे ओपनिंग स्टॉक था 1 मिलियन का, परचेजेस की 1.5 मिलियन की। पहले हमारा स्टॉक 5 लाख का था, अब हमारा क्लोजिंग स्टॉक कम हो गया है 2 लाख का। कितना आएगा ये? 23 लाख आएगा। 23 लाख होगा। कॉस्ट ऑफ सेल्स लेस करवाएंगे 7 लाख जो है, डेट विल बी योर ग्रॉस प्रॉफिट। अब आपके सामने ना बड़ी इलेबरेटिव एग्जाम्पल लिखी है और यहाँ पे रिलेशन आपको समझ लग रही है। अब आप खुद देख रहे हैं इस रिलेशन में कि अगर आपका ओपनिंग स्टॉक इंक्रीज़ होता है, जैसे यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक इंक्रीज़ हुआ, कॉस्ट ऑफ सेल्स 20 मिलियन से 2 में से बढ़ के कहाँ चली गई? 25 लाख पे। ओपनिंग स्टॉक बढ़ेगा, कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ेगी और प्रॉफिट क्या हो रहा है? कम। देखें, आपका ओपनिंग स्टॉक 1 मिलियन से उठ के गया 1.5 मिलियन पे, तो आपका जीपी 1 मिलियन से कम होकर कितना हो गया? 5 लाख तक। तो जीपी क्या हो जाएगा? उस वैल्यू से कम हो जाएगा। एक ये बात है। और इसका उल्टा मतलब जो वाइस वर्सा रिलेशन है, डैट इज़ अगर ओपनिंग स्टॉक हमारा डिक्रीज़ हो रहा है तो मेरा कॉस्ट ऑफ सेल्स जो है वो क्या हो रही है? डिक्रीज़ हो रही है। और मेरा जीपी जो है वो क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। ये जो रिलेशन है ओपनिंग स्टॉक का, मतलब ओपनिंग स्टॉक और जीपी का इन्वर्स रिलेशन है। सेम गोज़ विद क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक अगर बढ़ रहा है, देखो यहाँ पे 5 लाख का था, यहाँ पे 1 मिलियन का। क्लोजिंग स्टॉक बढ़ने से कॉस्ट ऑफ सेल्स मेरी कम हो रही है। यहाँ पे कॉस्ट ऑफ सेल्स 2 मिलियन है, यहाँ मेरी कॉस्ट ऑफ सेल 15 लाख हो गई है। तो क्लोजिंग स्टॉक बढ़ा, कॉस्ट ऑफ सेल्स क्या होंगी? कम होगी। लेकिन जीपी मेरा पहले 1 मिलियन का था, अब कितना हो गया? 1.5 मिलियन का। तो जीपी मेरा इंक्रीज़ हो रहा है। और अगर क्लोजिंग स्टॉक मेरा कम होगा, मेरी कॉस्ट ऑफ सेल्स जो है वो बढ़ जाएगी और मेरा जीपी जो है कम हो रहा होगा। ये दो बातें जो हैं वो आपने याद रखनी है। ये दो रिलेशन जो हैं इनको अपनी नोटबुक के ऊपर लिख लें, नोट कर लें और उसको उसके इर्द गिर्द डब्बा बना के उसको बोल्ड कर लें। ठीक है, उसे क्या कर लें आप? डब्बा बना के बोल्ड कर लें कि यार ये दो रिलेशन, ओपनिंग स्टॉक बढ़ेगा प्रॉफिट कम होगा, ओपनिंग स्टॉक कम होगा प्रॉफिट बढ़ेगा, क्लोजिंग स्टॉक बढ़ेगा जीपी बढ़ेगा, क्लोजिंग स्टॉक कम होगा जीपी कम हो रहा होगा। यहाँ पे ना वो हमसे चीज़ पूछेगा, बेसिकली ये स्टॉक की वैल्यूएशन चेंज करवाएगा। हमें पता है कि कॉस्ट ऑफ सेल्स क्या आती है? ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, हमारे पास आती है कॉस्ट ऑफ सेल। अब पहला जो हमारे पास असूल है, जो IS 2 का इन्वेंट्री का प्रिंसिपल है, वो हमें कहता है कि स्टॉक जो हमने रिकॉर्ड करना है वो लोअर ऑफ कॉस्ट या NRV के ऊपर रिकॉर्ड करना है। तो पेपर में पहली एडजस्टमेंट ये आ सकती है कि वो आपको क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू गिवन करे कि जी आपने फॉर एग्जांपल क्लोजिंग स्टॉक रिकॉर्ड किया हुआ है 1 मिलियन का और आपको उसकी NRV पता लगती है कि NRV जो है वो उसकी 7.5 लाख है। आपको पता है कि आपका क्लोजिंग स्टॉक NRV पर रिकॉर्ड होना चाहिए। जब आप यहाँ से यहाँ पे आएंगे तो कितनी कमी आएगी वैल्यू में? 2.5 लाख की कमी आ रही होगी। जब कमी करेंगे क्लोजिंग स्टॉक में तो आपको पता है कि हमने भी क्या पढ़ा है, क्लोजिंग स्टॉक कम होगा तो जीपी भी हमारा क्या हो रहा होगा? कम हो रहा होगा। तो ये आपको एडजस्टमेंट जो है वो पेपर में गिवन होती है, जिसके मुताबिक हम क्या कर रहे होंगे, हमने इसको टेकअप करना है। उसके बाद है हमारे पास मेथड ऑफ अकाउंटिंग। ये आप पढ़ के आ चुके होंगे। दो मेथड होते हैं, एक होता है जी ये आप CA में पढ़ के आ चुके होते हैं अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड, दूसरा होता है हमारे पास प्राइम कॉस्टिंग मेथड। और फिर स्टॉक टेकिंग हम दो मेथड से करते हैं, एक होता है FIFO बेसिस, दूसरा होता है एवरेज बेसिस। ये हमारी पॉलिसी होती है कि हमने किसके ऊपर जो है अपनी स्टॉक टेकिंग करनी है।
देखें, अगर नॉर्मल सी बात है कि अगर आपका स्टॉक आइडेंटिफाइबल नहीं है सेपरेटली तो आप डेबिट पे जाते हैं, अगर सेपरेटली आइडेंटिफाइबल है तो आप इस पे जाते हैं, फाइफो पे जाते हैं। लेकिन जो आपका मेथड ऑफ अकाउंटिंग होगा, थोड़ी जो आपका स्टॉक टेकिंग मेथड होगा, वो आप कमीशन से दफ़ा अप्रूव करवा लेंगे, फिर उसके मुताबिक आपने लेके चलना है। आप बार बार अपना स्टॉक टेकिंग मेथड जो है वो चेंज नहीं कर रहे होते, ये भी चीज़ आपने याद रखनी है। तो ये ट्री है, आपकी बुक में भी जो है ना ये बना होगा, इसको ज़रा आपने याद रख लेना है कि मेथड ऑफ अकाउंटिंग की जब बात करते हैं तो इंडिविजुअल और एओपी के पास और कंपनी हमारे पास 3 पर्सन हैं। इंडिविजुअल और एओपी जो है वो कैश बेसिस के ऊपर भी अपने अकाउंट बना सकते हैं और वो एक्रूवल बेसिस के ऊपर भी अपने अकाउंट बना सकते हैं। लेकिन कंपनी के लिए लाजमी है कि वो किसके ऊपर अकाउंट बनाएंगे, अपने एक्रूवल बेसिस के ऊपर अकाउंट बना रहे होंगे। अब देखें, अगर कैश बेसिस के ऊपर अकाउंट बनते हैं ना, ठीक है, तो रिमेंबर, अगर सिर्फ कैश बेसिस के ऊपर अकाउंट बनते हैं तो आपने अपनी स्टॉक टेकिंग जो है वो प्राइम कॉस्ट के तहत करनी है, मार्जिनल कॉस्ट के तहत करनी है। लेकिन अगर आपके अकाउंट जो है एक्रूवल बेसिस पे बनते हैं तो आपने अपनी स्टॉक टेकिंग हमेशा एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के तहत करनी है। ये चीज़ आपने क्या करनी है, याद रखनी है। अब इंडिविजुअल और एओपी अपने अकाउंट्स जो हैं वो कैश बेसिस पे बना सकते हैं, वो अक्रूवल बेसिस पे बना सकते हैं। अगर वो अपने अकाउंट कैश बेसिस पे बना सकते हैं, वो प्राइम कॉस्ट पे अडॉप्ट कर सकते हैं, वो अब्जॉर्प्शन कॉस्ट पे अडॉप्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर इंडिविजुअल और एओपी अपने अकाउंट्स एक्रूवल बेसिस पे बनाते हैं तो फिर वो सिंपल और क्या करेंगे, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के तहत लेके चलेंगे। और कंपनी जब बनाती है अपने अकाउंट एक्रूवल पे, जब एक्रूवल बनाएगी तो उसकी स्टॉक वैल्यूएशन जो है वो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के तहत ही हो रही होगी। ये पूरे इस कंसेप्ट की क्रक्स है, ये इस पूरे कंसेप्ट की समरी है जो क्या रखनी है, आपने याद रखनी है। जैसे एग्जाम्पल है, ZJ Limited इज एन अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, शोड ऑफ प्रॉफिट बिफोर टैक्स 46.5 मिलियन। इसका प्रॉफिट बिफोर टैक्स है कितना, 46.5 मिलियन। कॉस्ट ऑफ सेल्स इंक्लूड, ये हमने लिखा प्रॉफिट बिफोर। कॉस्ट ऑफ सेल्स में ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक है उसका। ओपनिंग स्टॉक 25.69 का है, क्लोजिंग स्टॉक 29.2 का है रिस्पेक्टिवली। कंप्राइजेज ऑफ रॉ मटेरियल, पैकेजिंग, वर्क इन प्रोसेस, सारा कुछ शामिल है। ZJL जो है कंप्यूट्स कॉस्ट ऑफ स्टॉक इन ट्रेड यूजिंग मार्जिनल कॉस्ट, वो अपने स्टॉक टेकिंग मार्जिनल कॉस्टिंग के तहत करी थी। हालांकि उसको चाहिए अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में, अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के तहत की वैल्यू बनती है 28.46 मिलियन और 32.35 मिलियन। अब इसने देखे ओपनिंग स्टॉक रिकॉर्ड किया हुआ है 25,690 का, होना चाहिए 28,460 का। ओपनिंग स्टॉक इंक्रीज़ होगा, हम भी पढ़ के आए हैं ओपनिंग स्टॉक का इन्वर्स रिलेशन है, ओपनिंग स्टॉक इंक्रीज़ होगा, प्रॉफिट कम होगा। तो हमने 28,460 25,690 का डिफरेंस लिया, ये वैल्यू आ गया, इसको हम क्या करवाएंगे, लेस करवाएंगे, बिकॉज इससे प्रॉफिट हमारा क्या हो रहा है, कम हो रहा है। फिर क्लोजिंग स्टॉक हमने रखा था 2920 का, अब वो कितने का हो गया, 32,350 का। और क्लोजिंग स्टॉक बढ़ेगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा, तो ये चीज़ हम क्या करेंगे, प्रॉफिट में ऐड कर रहे होंगे। तो इस तरह की एडजस्टमेंट हमें पेपर में आती है, हम इसे क्या करते हैं, टेकअप कर रहे होते हैं। इज दैट क्लियर? उसके बाद ये कुछ डेफिनेशन हैं, ये पेपर बुक में आपकी गिवन है, इनको याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये जस्ट रीड ओनली है। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग क्या होती है, जिसमें तमाम डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट जो है उसको हम एब्जॉर्ब करते हैं। एवरेज कॉस्ट का मतलब क्या होता है कि हम एवरेज निकाल कर उसको लेके चल रहे होते हैं, टेकअप कर रहे होते हैं। डायरेक्ट लेबर जो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल होती है, डायरेक्ट मटीरियल, फैक्ट्री ओवरहेड, FIFO, प्राइम कॉस्ट, ये सारा कुछ जो है वो आपको पता होगा, ये सारा कुछ आपने डिस्कस आउट किया होगा। इस डेट क्लियर? यहाँ तक कोई सवाल है तो मुझे बताएं।